आइए स्टूडेंट्स, तो आज हम अपना नया पार्ट पढ़ेंगे, पार्ट 16 अव्यय। तो अव्यय क्या होते हैं बच्चों? देखो, जिस पर नए वचन कारक का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता और वो अपने आप को चेंज नहीं करते। आ प्लस विकारी अर्थात जिसमें कोई विकार या फिर परिवर्तन ना हो। तो आप पढ़ चुके हैं कि वाक्य में प्रयोग होने पर कुछ शब्दों के रूप में विकार या परिवर्तन आ जाता है, लेकिन कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका रूप नहीं बदलता, और ऐसे ही शब्दों को हम अव्यय या फिर अविकारी शब्द बोलते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या होगी? जो शब्द लिंग, वचन, कारक या काल के अनुसार अपना रूप नहीं बदलते, उन्हें अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। इसके भी 5 भेद होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। चलो एक एक करके सबको पढ़ते हैं। क्रिया विशेषण, घोड़ा तेज दौड़ता है। तो कैसे दौड़ता है? तेज दौड़ता है। अक्षत बाहर खेल रहा है। कहाँ खेल रहा है? बाहर। तो इन वाक्यों में कार्य छपे शब्द क्रियाओं की विशेषता बता रहे हैं, इन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। तो इसी प्रकार हम कह सकते हैं क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहा जाता है। फिर क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं: स्थानवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक। तो ऐसे शब्द जिनसे क्रिया के होने के स्थान या दशा का बोध हो, उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे तुम मेरे पास आओ, रोहित का भाई यहाँ रहता है, वह कहाँ चले गए थे। जैसे उसे अंदर बुलाओ, स्थान पता चल रहा है कि कोई चीज कहाँ पर है। अब इनकी पहचान देखते हैं। तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण की पहचान क्रिया के साथ कहाँ शब्द लगाकर प्रश्न करके की जा सकती है। जैसे वे कहाँ चले गए, तो उसे अंदर बुलाओ। कहाँ बुलाओ? अंदर बुलाओ। निकट, दूर, बाहर, अंदर, वहां, सामने, इधर, उधर, तिधर। तो ये सारे ही शब्द किसमें आएंगे? स्थानवाचक क्रिया विशेषण, यानी जो स्थान बताए। फिर कालवाचक, यानी इसका काल क्या है, किस समय वो चीज हुई है। तो ऐसे शब्द जिनसे क्रिया के होने या करने के समय का बोध होता है, उसे कालवाचक कहते हैं। अब आज आ गया है, तुम अब बाहर चले जाओ, इस काम को शीघ्र करो। यानी हम बता रहे हैं कि इस काम को कब करना है या कब वो काम कब हो चुका है। तो कालवाचक क्रिया विशेषण की पहचान क्रिया के साथ कब शब्द लगाकर, यानी वो कब गया। तो जैसे इन कौन कौन से शब्द हो जाएंगे? कल, परसों। कब गया? परसों गया। जल्दी गया, सदा, नित्य, तत्काल, निरंतर, लगातार, केवल। तो ये सारे शब्द कैसे हैं? कालवाचक क्रिया विशेषण। फिर परिमाण, ऐसे शब्द जिनसे क्रिया की मात्रा या परिमाण का बोध हो, यानी कितनी मात्रा में, कितनी क्वांटिटी में कोई चीज है। तो तनु कम बोलता है। कैसे बोलता है? कम बोलता है। खन अधिक मुख खाओ, यह बच्चा बहुत रोता है। कितना ज्यादा रोता है? बहुत सा हुआ। आज मैंने थोड़ा खाया। कितना खाया? बहुत थोड़ा सा खाया। इसकी पहचान क्या होती है? कितना शब्द लगा, यानी कितना, कितना करा, कितना रोआ। तो बहुत। और शब्द कौन कौन से हैं? ज्यादा, कुछ, जरा, इतना, उतना, कितना, काफी, अत्यंत। तो ये सारे शब्द क्या है? परिमाणवाचक। फिर रीतिवाचक, ऐसे शब्द जिनसे क्रिया के होने की रीति, यानी कोई काम किस तरह से हो रहा है, किस ढंग से हो रहा है, उसे रीतिवाचक बोलते हैं। रास्ता खराब है, धीरे धीरे चलो। और इसकी पहचान क्या होगी? कैसे, यानी रास्ता खराब है, कैसे चलो? धीरे धीरे चलो। उसने मेरी और मुस्कुरा कर देखा। कैसे देखा? मुस्कुरा कर देखा। अचानक तेज वर्षा होने लगी। कैसी वर्षा होने लगी? बहुत तेज। तुम यहाँ मत आना, तुम यहाँ मत आना। तो कौन कौन से शब्द हो गए? अवश्य, जरूर, सचमुच, वास्तव में, दरअसल, बेशक, निसंदेह, शायद। तो ये सारे शब्द क्या है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। फिर दूसरा आता है संबंध बोधक, यानी जो आपस में क्या बताए? संबंध बताए। बंदर छत पर बैठे हैं। कहाँ बैठे हैं? छत पर। तुम कमरे के अंदर क्या कर रहे हो? तो पायल इस शहर से दूर चली गई है। कुछ लड़के झील में नहा रहे हैं। तो ये सारे ही क्या है? संबंध बता रहे हैं
पूरे वाक्य में। पर तो बंदर और छत के बीच, पर किसको बता रहा है? बंदर और छत के बीच, यानी बंदर कहाँ पे बैठे हैं? छत पर बैठे हैं। और मैं किससे बता रहा है संबंध? लड़की और झील के बीच में। से दूर पायल और शहर के बीच में। तुम और कमरे के बीच में कौन बता रहा है? के अन्न। तो जो अव्यय शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम के साथ आकर उनका संबंध वाक्य के दूसरे पद से बता रहे हो तो वे संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। संबंध बोधक को परसर्ग भी कहते हैं। तो इसके भेद देखता है, कितने सारे बोध हैं? कारक, यानी जो समय से पहले, से पूर्व, से पहले, के बाद, के पहले, के पश्चात, यानी उससे पहले, उसके बाद। तो ये क्या है? काल बता रहे हैं। स्थानवाचक की जो जगह होता है, में, पर, जैसे उसमें रखी है, उस पर रखी है, उसके पास, निकट, ऊपर, नीचे, बीच। फिर दिशा की उसकी तरफ, को, की और की तरफ। साधन सूचक से, यानी किसने जो काम किया, के द्वारा, के सहारे। उद्देश्य सूचक के लिए, के हेतु, के निमित्त। विरोध सूचक के विपरीत, के खिलाफ, विरुद्ध। विरोध मतलब इस चीज के कोई खिलाफ है या नहीं है। के विरुद्ध, के खिलाफ। कारण सूचक, यानी कोई किसी काम को करने का कारण क्या है। के कारण, के लिए, के माने, यानी इसलिए उसने वो कार्य किया। सादृश्य सूचक के जैसा, के समान, के नहीं, यानी उसके जैसा, उसकी तरह। सादृश्य सूचक यानी के जैसा, के समान, के अनुरूप, यानी उसके जैसा कैसा है। साहचर्य सूचक के साथ, के समेत, के संग, यानी किसी के साथ। व्यतिरेक सूचक के अलावा, के अतिरिक्त, के बिना, के सिवा, यानी उसके अलावा। फिर अलगाव सूचक अलगाव, यानी किसी चीज से अलग होने का भाव। से दूर, से परे, से हटकर, यानी किसी चीज से अलग होकर। तुलना सूचक, यानी किसी चीज से तुलना की जाए उसकी, की अपेक्षा, के तुलना में। फिर संबंध बोधक और क्रिया विशेषण में हम अंतर देखते हैं। तो कुछ शब्द ऐसे हैं जो संबंध बोधक के रूप में भी प्रयोग होते हैं और क्रिया विशेषण के रूप में भी। ऐसी शब्दों की पहचान करने के लिए यह देखना चाहिए कि यदि वह वाक्य में प्रयोग शब्दों के आपसी संबंध को बता रहा है तो वह संबंध होगा, लेकिन यदि वह क्रिया के विशेष को बता रहा है तो वह क्रिया विशेषण होगा। जैसे देखो, इधर संबंध बोधक है और इधर क्रिया विशेषण। अंकित कमरे के अंदर है, बच्चा अंदर सो रहा है, तो देखो क्रिया विशेषण, यानी कोई इसकी विशेषता बता दे। स्तूपी घर के बाहर गई है, वह बाहर झगड़ा कर रहा है। कहाँ झगड़ा कर रहा है? बाहर। मुझसे दूर हटो, किससे? मुझसे दूर हटो। तो क्या हो गया? क्रिया विशेषण। अस्पताल मेरे घर से दूर है, तो देखो वाक्य पढ़ के पता चल रहा है ना कि कहाँ पे संबंध बता रहा है दो चीजों पे और कहाँ पे किसी की विशेषता के लिए यूज किया जा रहा है। फिर अगला है समुच्चय बोधक। हीरा और मोती में पक्की दोस्ती थी, तो दोनों क्या थे? पक्के दोस्त थे। रोहित के भाई या मोहित की बहन से कोई एक दोषी है, यानी इन दोनों में से कोई ना कोई। मुझे एक आवश्यक कार्य है इसलिए मैं यहाँ आया हूँ, यानी मुझे एक काम है इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। तो जो दो चीजों को जोड़ने का काम है। तो दो शब्दों वाक्यांशों या वाक्य को जोड़ते हैं और ये समुच्चय बोधक का वे कहते हैं। और इनको हम क्या कहते हैं? योजक भी कह सकते हैं। इसके 8 वेद होते हैं। सबसे पहला संयोजक अव्यय। तो जो समुच्चय बोधक अव्यय एक ही श्रेणी की वाक्यों या शब्दों को जोड़ने का कार्य करते हैं, यानी एक ही जैसे, उन्हें संयोजक अव्यय कहते हैं। मैंने भोजन किया और विद्यालय गया। राम और श्याम पढ़ेंगे, यानी दोनों क्या करेंगे? एक ही काम को करेंगे। इसे हम क्या बोलते हैं? संयोजक। फिर विकल्प सूचक। तो शब्दों वाक्यांशों में विभाजन और विकल्प प्रकट करने वाले शब्द विकल्प सूचक अव्यय कहलाते हैं। जैसे उसने रोटी खाई या पानी पिया, तो देखो या ये काम किया या ये काम को, तो विकल्प यानी चॉइस आ जाए। फिर विरोध सूचक अव्यय। वे समुच्चय बोधक अव्यय जो विरोधी कथनों को जोड़ते हैं विरोध सूचक अव्यय कहलाते हैं। जैसे वह आया तो था किंतु वह मिल ना सका, यानी वो आया था पर उससे मिल नहीं पाया। इसमें कौन कौन से
परंतु, किंतु, लेकिन, बल्कि, पर, मैं, अगर, तो ये सारे क्या है, विरोध सूचक। फिर परिमाण सूचक, तो जो वाक्यों को जोड़कर परिमाण दिखाने वाले शब्द परिमाण सूचक अव्यय कहलाते हैं। जैसे पारस ने मैये से मना कर दिया, इसलिए शाम वापस चला। यानी क्या कर रहे हैं, दो वाक्यों को हम जोड़कर इसको परिमाण बता रहे हैं कि वो मैये से उसने मना कर दिया, इसलिए वो अपने घर चला गया। मौसम खराब कहा, अतः वह नहीं आ सकता। तो मौसम खराब होने के कारण वो वहां आ नहीं पाया। तो इसमें कौन से शब्द हो सकते हैं, अतः, अतः, इसलिए, आदि। यानी जब हम रीजन देते हैं। फिर संकेतवाचक, जिन समुच्चय बोधक शब्दों से शर्त या संकेत प्रकट होते हैं उन्हें संकेतवाचक अव्यय कहते हैं। यदि वह परिश्रम करता तो अवश्य सफल हो जाता। यानी अगर वो मेहनत करता तो सफल जरूर होता। यदि तुम घर आए तो मैं शानदार उपहार दूंगा। अगर तुम मेरे घर आए तो मैं क्या करूंगा, बहुत ही अच्छा सा सरप्राइज दूंगा। यदि, हालांकि, तो, चाहे भी आदि शब्द इसमें आते हैं संकेतवाचक में। अगला है कारणवाचक अव्यय। तो जिन समुच्चय बोधक शब्दों द्वारा वाक्य में कार्य कारण का पता चले उन्हें कारणवाचक कहते हैं। यानी कोई काम तो कारण पता चले, यानी वो क्यों हो रहा है। रात आज विद्यालय नहीं गया क्योंकि वे बीमार था। नहीं जा पाया क्योंकि वो बीमार था, उसकी तबीयत सही नहीं थी। उसने मेहनत की इसलिए उसे सफलता प्राप्त हुई। उसने मेहनत की इसीलिए उसे क्या मिला, उसे सफलता मिली। अगर नहीं करता तो नहीं। तो क्योंकि, इसलिए, जो, कि, आदि शब्द क्या है, कौन से शब्द है, कारणवाचक। अगला है उद्देश्य वाचक। तो दो वाक्यों को जोड़कर उनका उद्देश्य स्पष्ट करने वाले शब्दों को उद्देश्यवाचक कहते हैं। वह मेरे पास आया ताकि मुझसे कुछ समय के लिए बात कर सके। तो ताकि, कि, जो कि, ये सारे शब्द इसमें। फिर स्वरूपवाचक अव्यय। तो जिन समुच्चय बोधक शब्दों का प्रयोग पहले प्रयुक्त शब्द या वाक्यांश को स्पष्ट करने के लिए किया जाता है उन्हें स्वरूपवाचक अव्यय कहते हैं। उसने मुझसे कहा कि दुनिया गोल है, मानो या ना मानो यही बात सच है। तो ये सारे क्या रहेंगे, स्वरूपवाचक। फिर अगला है विस्मयादि बोधक। तो जो शब्द हर्ष, शोक, व्यय, घृणा, विस्मय आदि भावों का बोध कराते हैं उन्हें विस्मयादि बोधक कहते हैं। हाय मेरी तो क्या डेज गई, अरे वह क्या किया। तो ये क्या है, आश्चर्य जता रहे हैं, भाव बता रहे हैं। तो ये आ जाएंगे विस्मयादि बोधक है। अब इसके भी भेद होते हैं। देखो जैसे हर्ष बोधक, तो वाह, शाबाश, ओहो। शोक बोधक, जब हम उदास हो जाए, हाय हाय रे, बाप रे, ओहो। अनुमान, जब हम अनुमान लगाते हैं, अच्छा, ठीक, हाँ, भला। आश्चर्य, हे वहा, ओहो। क्रोध, गुस्से में, दुष्ट, मूर्ख, नालायक, जो ऐसे में से बोलते हैं ना। तो फिर तिरस्कार, छी छी, भिक, हट, दूर, थो थो। फिर स्वीकार, जब हम किसी चीज का स्वीकार करते हैं, हाँ, जी हाँ, अच्छा, बहुत अच्छा, ठीक है, उचित, जरूर, बिल्कुल। फिर अस्वीकार, जब हम किसी चीज को करने से मना कर देते हैं, नहीं, जी नहीं, कभी नहीं, बिल्कुल नहीं। संबंध, जो क्या बताए, दो चीजें में संभव, अरे, वे, अरे, अजी, क्या, अहो। फिर अगला आता है हमारा निपात। वे अव्यय जो किसी शब्द या पद के बाद लगकर उनके अर्थ में विशेष बदल देते हैं उन्हें निपात कहते हैं। अमर भी स्कूल गया था, यानी उस बात पर जोर डालो कि वही स्कूल गया था। मुझे मात्र 10 रुपये चाहिए, कि मुझे 10 रुपये चाहिए और मुझे सिर्फ 10 रुपये चाहिए। तो हम अपने वाक्य पर जोर डाल रहे हैं, तो क्या इसको क्या बोल देते हैं, निपात। तो इसी के साथ बच्चों ये पाठ हमारे पर खत्म होता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।